हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग जिस पॉइंट को डील करने वाले हैं वो है नीड से संबंधित कुछ बातें आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसा आपने देखा कि नीड का मतलब हुआ ज़रूरत है या ज़रूरत थी, यानी वाक्य के अंत में ज़रूरत है या ज़रूरत थी शब्द दिखे तो ऐसे वाक्यों में नीड को हम लोग वर्ब की जगह यूज़ करते हैं, मुख्य वर्ब की जगह यूज़ करते हैं। और इस तरह के वाक्यों में हमेशा एक्टिव का ही हेल्प यू लगाया जाता है, क्योंकि नीड को कभी भी पैसिव में नहीं रखा जाता है। जब नीड को मुख्य वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है वो हमेशा एक्टिव होता है, इसलिए हेल्प यू के स्थान पे डू, डस या डिड का ही प्रयोग होगा। अगर ज़रूरत है शब्द लिखा हो तो डू या डस, ज़रूरत थी लिखा हो तो डिड। ये थी मुख्य बातें डिड से संबंधित। अब इस तरह के वाक्यों को किस तरह से डील किया जाता है इसके बारे में हम लोग हर वाक्य के साथ बताते चले जाएंगे, समझते चले जाएंगे कि किस तरह से जब नीड का प्रयोग किया जाता है तो हेल्प योग किस तरह से लगाते हैं, किस तरह से डिसाइड करते हैं कि वाक्य एक्टिव है कि पैसिव है। अगर पैसिव है तो क्या किया जाता है, क्योंकि इसमें हमेशा एक्टिव का ही हेल्प योग लगाया जाता है। देर ना करते हुए तो सबसे पहला वाक्य आज हम लोग देखने वाले हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसे सोचने की ज़रूरत है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ ज़रूरत है। ज़रूरत शब्द वर्ब है। इस वाक्य में ज़रूरत शब्द को हम लोग वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं। अब कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ज़रूरत शब्द नाउन भी होता है, नीड नाउन भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमें वर्ब के रूप में यूज़ करना है। नाउन के रूप में किस तरह से यूज़ करते हैं वो बाद में बताएंगे। पहले आप समझ लीजिए, यहाँ पे ज़रूरत शब्द जो लिखा है नीड, ये एक वर्ब है और ये कभी पैसिव नहीं होता है, इसलिए हमेशा इसको एक्टिव का ही हेल्प योग प्रयोग करते हुए बनाया जाता है इस तरह के वाक्यों को जहाँ पर ज़रूरत है शब्द लगा हो। क्लियर? तो देखना शुरू करें, सबसे पहले बनाना शुरू करें। सब्जेक्ट खोज लें उसके पहले। इसमें सब्जेक्ट खोजने का थोड़ा सा ट्रिक बदल जाता है। अगर आप ज़रूरत है लिखा हो तो सब्जेक्ट खोजने के लिए आपको जो प्रश्न करना पड़ता है वो ये है, किसको लगा के प्रश्न करते हैं। अगर ज़रूरत शब्द लिखा हो लास्ट में तो किसको ज़रूरत है, उत्तर मिला उसे, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। उसे सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट है उसे तो मतलब ही सब्जेक्ट है और ही के साथ लगेगा डस। अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट है उसे ही। नंबर 2 हेल्प योग की जगह डू या डस लगेगा, आप जानते हैं ही के साथ डस लगता है। नंबर 3 नॉट है नहीं इस वाक्य में, नॉट छोड़ देंगे। फिर इसके बाद है नीड, जरूरत की इंग्लिश नीड। लेकिन अब आप जानते हैं कि डस के बाद, अच्छा फिलहाल लिख लेते हैं, बताते हैं बाद। ही डज नीड, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है सोचना। लेकिन ये जरूरी नहीं है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पर हो। यहाँ लिखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव है या बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर पैसिव है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस तरह के वाक्यों में जहाँ पर नीड को मुख्य वर्ब के रूप में यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर जो दूसरा वर्ब होता है यानी सोचना, इसके पीछे जो वर्ब लिखा है दूसरा वाला वर्ब है, ये एक्टिव है कि पैसिव है, इसको देखना पड़ता है। इसको देखने के लिए वही पुरानी प्रक्रिया अपनाएंगे, यानी पहले सब्जेक्ट खोजेंगे, ऑब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन या किसने शब्द लगा के प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे कौन सोच रहा है ये प्रश्न करेंगे। कौन सोच रहा है तो उत्तर मिला उसे, जिसको कह रहे हैं यही सोच रहा है, तो यही सब्जेक्ट है। एक्चुअली इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यही है। जरूरत शब्द जब हम लोग ने खोजा इसका भी सब्जेक्ट यही है। सोचना जो वर्ब लिखा है इसका भी सब्जेक्ट यही है। तो इसलिए ये यहाँ पर टू लगा के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करेंगे अगर सब्जेक्ट दिया है तो। क्लियर है? थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ में आएगी बात। यानी इस वाक्य में दो वर्ब है। जो पहला वर्ब है ज़रूरत है, इसका भी सब्जेक्ट कौन है उसे, जिसको कह रहे हैं। दूसरा वर्ब है सोचना, इसका सब्जेक्ट जब हम लोगों ने खोजा तो उसका भी सब्जेक्ट वही निकला उसे। तो इसमें आश्चर्य की तो कोई बात है नहीं, क्योंकि किसी वाक्य में अगर दो वर्ब है तो हो सकता है उस वर्ब को एक ही सब्जेक्ट कर रहा हो। और अक्सर आप लोगों ने इस तरह के वाक्य बनाए हैं। जैसे मैं खेलने जा रहा हूँ तो इसमें दो वर्ब है, खेलना और जाना। कौन जा रहा है? मैं। कौन खेल रहा है? मैं। तो देखा आपने, उसमें भी दो वर्ब है, सब्जेक्ट एक ही है। तो यहाँ पे भी कुछ अलग मैं नहीं बता रहा हूँ, वही बात बता रहा हूँ। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान देना है कि जो दूसरा वाला वर्ब होता है वो अगर एक्टिव है तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, पैसिव है तो बी लगा के थर्ड फॉर्म। ये दूसरे तरह के वाक्यों में भी होता है, लेकिन अब तक आपने उस तरह के वाक्य देखे ना हो या देखे हो तो ध्यान न दिया हो। आगे बताया जाएगा। अगर इस तरह के वाक्य आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरह से दूसरा वाला वर्ब होता है तो वो भी पैसिव होने में क्या किया जाता है, वहाँ पर वही काम किया जाता है, बी लगा के थर्ड फॉर्म कर दिया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी आपको जो है सोचना, तो ये तो सब्जेक्ट है।
कौन सोच रहा है? उसे लिखा है, यही सोच रहा है, उसे सोचने की जरूरत है, कौन सोच रहा है? जिसको हम उसे कह रहे हैं, यही सोच रहा है, तो यही सब्जेक्ट, सोचना वर्ब की भी सब्जेक्ट यही है। तो इस केस में यहाँ पे टू लगा के फर्स्ट फॉर्म यानी थिंक। ही डज नीड टू थिंक। लेकिन आप जानते हैं प्रेजेंट डेफिनेट में आप पढ़ चुके हैं कि डू या डस के तुरंत बाद अगर वर्ब या नेवर आए तो डू डस हटा दिया जाता है। यहाँ पे डस के बाद नीड जो है ये वर्ब है, तो आप यहाँ चाहें तो डस हटा के यहाँ पे नीड्स कर दें, यानी होना चाहिए ही नीड्स टू थिंक। ही डज नीड टू थिंक, ही नीड्स टू थिंक, दोनों वाक्य सही हैं। अगर आप यहाँ से डज नहीं हटाते हैं तो इसका मतलब है कि आप बात को जोर देके कह रहे हैं, और अगर आप डज हटा रहे हैं तो मतलब ये हुआ कि आप बात को नॉर्मली कह रहे हैं, उसमें आप बात को जोर देके नहीं कह रहे हैं, सिंपली आप बात कह रहे हैं। तो ही डज नीड टू थिंक या ही नीड्स टू थिंक, क्लियर है? उसे मेहनत करने की ज़रूरत है, उसे मेहनत करने की ज़रूरत है। ज़रूरत लिखा है, ज़रूरत वर्ब है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट खोजेंगे, किसको लगा के, किसको ज़रूरत है, उसे ज़रूरत है, ये हो गया सब्जेक्ट। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ज़रूरत शब्द के पीछे सिर्फ वर्ब लिखा है, मेहनत करना है, तो ऑब्जेक्ट खोजने का कोई मतलब नहीं है। और जब ये बता दें इस तरह के वाक्यों में ऑब्जेक्ट मिलेगा भी नहीं, इसलिए मैं ऑब्जेक्ट नहीं खोजूंगा, सिर्फ सब्जेक्ट खोजूंगा। और सब्जेक्ट खोजने का तरीका आपके सामने है, किसको लगा के प्रेस करने पर जो उत्तर मिल जाए वही सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसे, उसे मतलब ही के साथ क्या लगता है? डस, ही के साथ डस लगेगा। आप ट्रांसलेशन शुरू करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या? उसे ही। नंबर 2 डस लगाएंगे क्योंकि ही के साथ डस लगता है, आपने प्रेजेंट डेफिनिट में पढ़ा है। और जिन लोगों ने प्रेजेंट डेफिनिट नहीं पढ़ा है वो जाएं देखें, प्रेजेंट के बारे में डिटेल लें, तब ये टॉपिक समझने में ज़्यादा सुविधा होगी, नहीं तो उनको कन्फ्यूजन हो सकता है। नंबर 3 नॉट, इस वाक्य में नॉट है नहीं तो नॉट छोड़ देंगे। नंबर 4 नीड, नीड लिख देंगे। नंबर 5 टू। नंबर 6 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है मेहनत करना, वर्क हार्ड। लेकिन ही डज नीड टू वर्क हार्ड, आप जैसा प्रेजेंट डेफिनेट पढ़ चुके हैं, अगर डू डज के तुरंत बाद वर्ब या नेवर आए तो डू डज हटा देते हैं। लेकिन अगर आपको जोर दे के बात कहनी हो, अपनी बात में ये दिखलाने की कोशिश आप कर रहे हो कि जो बात आप कह रहे हो वो एकदम सत्य है, यानी आपकी तरफ से पूरी श्योरिटी है, उस बात की गारंटी है, तो उस केस में आप डू डज ना भी हटाएं तो सही होता है वाक्य, और न हटाना भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं वो जोर दे के कह रहे हैं तो उस केस में आपको डज नहीं हटाना है। ही डज नीड टू वर्क हार्ड, अब बोलने का एक तरीका भी बदल जाता है, ही डज नीड टू वर्क हार्ड। लेकिन अगर आपको लगता है आप नॉर्मली एक बात कह रहे हैं, आप किसी बात पे जोर नहीं दे रहे हैं, किसी बात के लिए आप किसी को कन्विंस नहीं कर रहे हैं, सिंपली आप बोल रहे हैं, तो इस केस में यहाँ पे डज के बाद आ रहा है नीड, तो नीड को यहाँ पे हम लोग वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में आपका नीड हट जाना चाहिए, सॉरी डज हट जाना चाहिए, और डज हट के वर्ब में एस जुड़ जाना चाहिए, यानी नीड में एस जुड़ जाना चाहिए, तो हो जाएगा ही नीड्स टू वर्क हार्ड। यानी इस वाक्य को या ही नीड्स टू वर्क हार्ड ये भी कह सकते हैं, ही नीड्स टू वर्क हार्ड। आमतौर पे लोग यही कहते हुए सुनाई पड़ेंगे, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, क्लियर? कमरा सजाने की ज़रूरत नहीं है, कमरा सजाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत शब्द वर्ब है, सब्जेक्ट खोजिए, इसमें सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। किसको लगा के प्रश्न करिए, किसको ज़रूरत है, मुझको ज़रूरत है, तुमको ज़रूरत है, उसको ज़रूरत है, ये कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। अब ये क्लियर है कि अगर सब्जेक्ट नहीं है तो यह है पैसिव, और अगर पैसिव है तो हेल्प यू की जगह अब आप बोलेंगे पैसिव के हेल्प यू लगाना चाहिए, डू या डज की जगह इज आर एम लगाना चाहिए, जैसा प्रेजेंट डेफिनिट में करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये अगर पैसिव हो इस केस में भी आपको हेल्प यू के स्थान में डू डज का ही प्रयोग करना है। तो क्या कुछ अलग होगा? अलग होगा। पहली बात अलग ये होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट नहीं है, तो अब आप बोलेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? देखिए, जब कोई इंसान दिया हो जिसको ज़रूरत है तो वो सब्जेक्ट है। अगर इंसान नहीं दिया उस वाक्य में, या कोई भी दिया हो, इंसान ना भी दिया हो या इंसान दिया भी हो, अगर उस इंसान को ज़रूरत है तो वो सब्जेक्ट हुआ। अगर वो शब्द नहीं दिया है, वो इंसान नहीं दिया हुआ है, या वो वस्तु नहीं दी हुई है जिसको ज़रूरत है, तो वो सब्जेक्ट नहीं है। ठीक, अगर नहीं दिया तो मान लेंगे वो वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो कमरा शब्द लिखा है ये एक संज्ञा है। तो इस केस में हमें ये ढूंढना पड़ता है कि इस शब्द में, इस वाक्य में जो पहला शब्द होता है अक्सर, अगर वो संज्ञा है तो उसी को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट मान लेंगे। यानी इस केस में आपका ऑब्जेक्ट होगा कमरा। क्यों? अब इसमें ऑब्जेक्ट खोजने की क्या
तो क्या तरीका है? वही पुराना तरीका है। जो वर्ब होता है, दूसरा वर्ब, यहाँ तो पहला वर्ब जरूरत है, पहला वाला वर्ब जरूरत है, जरूरत शब्द से आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले ही बताया कि अगर जरूरत शब्द को अगर वर्ब मान के चल रहे हैं तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन एक दूसरा वर्ब इसके साथ दिया हुआ है, क्या दिया है? सजाना। इस वर्ब की मदद से जब आप ऑब्जेक्ट खोजेंगे तब आपको जो ऑब्जेक्ट मिलेगा उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट मानेंगे। तो किस तरह से खोजते थे? आपको याद होगा, पिछले वाले वीडियोस में हम लोग देखा है कि जब वर्ब हो तो ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको, किसकी, किससे या क्या लगा के प्रश्न करते हैं, जो यहाँ पे कर रहे हैं। यानी इस केस में हम लोग, अगर आप किसको लगा के जब खोजे सब्जेक्ट नहीं मिला तो क्या लगा के सीधे पूछ लीजिए, क्या सजा रहे हैं, या किसको भी लगा के आप पूछ लीजिए किसको सजा रहे हैं। जब आप इस वर्ब से पूछेंगे, इसी प्रश्न को करेंगे, तो उस केस में जो उत्तर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, वो सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो किसको सजा रहे हैं या क्या सजा रहे हैं? तो उत्तर मिला कमरा सजा रहे हैं। तो ये आपका कमरा हो गया ऑब्जेक्ट। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझना पड़ेगा, इसलिए तो एक अलग चैप्टर इसको माना गया है। इसलिए इसको हमने बाकी जो अपने और पढ़े हुए हैं, मॉडल्स पढ़े हैं, टेंस पढ़े, उसमें तो जोड़ के तो बताया नहीं, इसको एक अलग से चैप्टर्स में इंक्लूड, इस चैप्टर्स में हम लोगों ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। तो नेचुरली ये कुछ अलग है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? द रूम। नंबर 2, डू या डस। रूम एक वचन है तो डस लगाएंगे, फिर नॉट है तो नॉट लिख देंगे, फिर नीड लिखना है नीड लिखेंगे। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अगर एक्टिव हो, या बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर पैसिव हो। तो आप देख सकते हैं ये पैसिव है तो यहाँ पे बी लगा के थर्ड फॉर्म कर देंगे, डेकोरेटेड। द रूम डज नॉट नीड टू बी डेकोरेटेड। द रूम डज नॉट नीड टू बी डेकोरेटेड। उसे अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत है। उसे अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत है। ज़रूरत शब्द वर्ब है। जैसा आप जानते हैं, ज़रूरत शब्द अगर वर्ब है तो उसमें कभी भी हमें ऑब्जेक्ट नहीं खोजना है, सिर्फ सब्जेक्ट खोजना है। किसको लगा के प्रश्न करना है। किसको ज़रूरत है, यहाँ पे नहीं लिखा है किसको ज़रूरत है। किसको ज़रूरत है ये शब्द नहीं, इसका उत्तर नहीं। इसका मतलब ये भी पैसिव है, तो हमें ऑब्जेक्ट खोज लेना चाहिए। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए हमने क्या कहा? ये दूसरा वर्ब है, भर्ती करना, इसकी मदद से ऑब्जेक्ट खोजेंगे। इसकी मदद से ऑब्जेक्ट खोजेंगे। किसको लगा के प्रश्न करेंगे? किसको, जब किसको भर्ती करना है, किसको भर्ती करना है, उसे भर्ती करना है, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। ये हो गया ऑब्जेक्ट। और ये वाक्य पैसिव क्यों है? क्योंकि भर्ती कौन कर रहा है लगाकर आप पूछिए कौन भर्ती कर रहा है, तो इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं है। इसलिए ये वाक्य पैसिव तो है, लेकिन कौन सा हिस्सा पैसिव है? जो भर्ती करना, ये जो वर्ब लिखा है, दूसरा वाला वर्ब जो है वो पैसिव वाला हिस्सा है। पहला वर्ब का क्या है? जरूरत। ये कभी पैसिव में नहीं रखा जाता है, ये हमेशा एक्टिव में ही रखा जाता है, ये मैंने बार बार कहा है। यानी इसलिए यहाँ पे डू या डज ही लगना है हर केस में। पैसिव हो तो भी डू डज का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नीड शब्द जो है वो पैसिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे भी शुरू करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट से इंग्लिश बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या? उसे ही, फिर हेल्प यू ऑफ डस, उसके बाद नॉट है नहीं, फिर उसके बाद नीड। तो आपको मालूम है डस के बाद नीड आता है, तो डस हटा सकते हैं और डस हटा के वर्ब में यस जोड़ सकते हैं, यानी नीड्स जाएगा। और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे हटा ही देते हैं, ही नीड्स। हम मान लीजिए बात को जोड़ दे के नहीं कह रहे, तो ही नीड्स। उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, या बी लगा के थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये पैसिव है तो बी थर्ड फॉर्म एडमिटेड टू हॉस्पिटल। He needs to be admitted to hospital. मुझे एक पेन की ज़रूरत है। ज़रूरत है वर्ब है, किसको लगाएंगे? सब्जेक्ट मिलेगा। ज़रूरत होने पे किसको लगाएंगे? पूछे सब्जेक्ट मिले, किसको ज़रूरत है? मुझे। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट मिल गया। अब देखिए इसके पीछे कोई वर्ब नहीं है, ज़रूरत के पीछे लिखा है पेन, तो उस केस में पैसिव का कोई रोल ही नहीं है। ठीक, अब आगे बढ़ें। यहाँ पे सब्जेक्ट है मुझे, तो पहले सब्जेक्ट इंग्लिश आई, हेल्प यू डू लगेगा। नॉट है नहीं, तो डू हट जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आ जा रहा है सीधे वर्ब नीड। तो इस केस में हमें यहाँ से डू हटा दे, पहले से नीड लिख दें, आई नीड, और इसके बाद लिखा है टू। अगर आप टू लिख रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा इसमें वर्ब क्या है। इसमें वर्ब तो है नहीं, दूसरा कोई वर्ब तो है नहीं, तो इस केस में आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे बी लगाएं या हैव लगाएं। अगर किसी के पास कुछ होने की बात होगी तो हैव लगाएंगे, यानी आपको पेन की ज़रूरत है तो पेन आपके पास होगा।
तो पेन आपके पास होगा। तो आप टू लगाना चाहते हो तो हैव लगाइए, और टू नहीं लगाना चाहते हो तो हैव भी मत लगाइए, सीधे लिख दीजिए पेन, आई नीड अ पेन। ठीक, आई नीड अ पेन, यानी अगर वर्ब ना हो, नीड के बाद वर्ब ना आ रहा हो, तो या तो आप हैव लगाइए, अगर पास में कुछ होने की बात होती है तो हैव लगाने पे टू लगाना पड़ेगा। जैसे लिख ही देता हूँ, आई नीड टू हैव अ पेन, आई नीड टू हैव अ पेन, या तो ये लिखिए आई नीड टू हैव अ पेन, और अगर आप चाहें तो आप टू हैव हटाइए, सीधे लिख दीजिए आई नीड अ पेन। आमतौर पर लोग इसी का यूज़ ज़्यादा करते हैं कि आई नीड अ पेन। आई नीड टू हैव अ पेन रेयरली लोग यूज़ करेंगे, लेकिन आप चाहें तो दोनों तरीके से किसी भी तरीके को यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस। जरूरत शब्द है वर्ब, किसको ज़रूरत है, बच्चों को, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। अब इसमें भी देखेंगे वर्ब दूसरा नहीं है, ज़रूरत के पहले लिखा मेहनती, ये वर्ब है नहीं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, बी या हैव में से कुछ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा अभी देखा जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश, बच्चे हैं चिल्ड्रेन, हेल्प यूर डू लगेगा, चिल्ड्रेन बहुवचन है, फिर नॉट, नॉट है नहीं, तो देखिए यहाँ पे भी नॉट नहीं है, तो यहाँ से भी आप डू हटा दीजिए, सीधे नीड आ जाएगा उसके बाद, फिर टू लगाइए, टू के बाद देखिए वर्ब है नहीं, दूसरा वर्ब है नहीं, तो अब आपको देखना है कि बी या हैव में से क्या लगेगा। देखिए यहाँ पे किसी के पास मेहनती नहीं होता है, इंसान खुद मेहनती होता है। तो अगर किसी के पास कुछ होने की बात होती है तो हम लोग टू और हैव लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे किसी के पास कुछ नहीं हो रहा तो इस केस में बी लगाएंगे, यानी बी, क्योंकि बी मतलब खुद होना, क्या होना, मेहनती, हार्ड वर्किंग। चिल्ड्रन नीड टू बी हार्ड वर्किंग। तो आज हम लोगों ने कुछ नीट से रिलेटेड थोड़े बहुत सेंटेंसेस को डील किया है। इसके आने वाले एपिसोड में फिर से हम लोग नीट को ही कंटिन्यू करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो भी उतना ही इन्फॉर्मेटिव लगेगा जितना ये लगा। तो फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।